नमस्कार, बिहान संवाद के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहान संवाद एक चुनावी यात्रा में है और इस चुनावी यात्रा का नाम है सुराज यात्रा। हम सुराज यात्रा करने निकले हुए हैं। प्रदेश में गुड गवर्नेंस कहाँ है और किस तरीके से गुड गवर्नेंस प्रदेश में है और स्थापित की जा रही है, वो देखने हमारी टीम निकली हुई है। तो अब हम उमरिया ज़िले में हैं और उमरिया ज़िले में एक ऐसी जगह है आकाशकोटि, जो पहले बहुत पिछड़ा इलाका था। कुछ वहाँ की और समस्याएं थी। तो हम यहाँ पे बात करेंगे वीरेंद्र जी से, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। स्क्रीन पे आप देख ही रहे होंगे। तो वीरेंद्र जी हमारे साथ हैं, जो सोशल वर्कर हैं, प्रोफेशनल सोशल वर्कर हैं, सिविल सोसाइटी मेंबर हैं। तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये आकाशकोटि का क्या रहस्य है और किस तरीके से यहाँ पे पहले समस्याएं थी और फिर सरकार के हज़ारों करोड़ के प्रोजेक्ट जो वहाँ पे चलाए गए, लाखों रुपए वहाँ खर्च किए गए, क्या उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है? तो नमस्कार, मैं वीरेंद्र गौतम हूँ और सामाजिक क्षेत्रों में पिछले 15 सालों से काम कर रहा हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की हुई और वहाँ से वापस आने के बाद ये लगा कि जहाँ से मैं हूँ, जहाँ काम करने की ज़रूरत है, वहाँ कुछ किया जाए। उमरिया ज़िले में यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है जिसको आकाशकोट नाम दिया हुआ है और लगभग 25 गांव हैं वहाँ पे। तो ज़मीनी तौर पे जब हमने काम शुरू किया तो देखा कि काफ़ी सारी समस्याएं हैं। लोगों को पीने का साफ़ पानी तक नहीं मिल पा रहा है, रोज़गार नहीं है, पूरा पथरीला इलाका होने की वजह से फसलें नहीं हो पा रही हैं, वर्षा आधारित खेती होती है, थोड़ी बहुत वही जो पौधा कुटकी है, अनाज, वो हो पाता है। और लोग जो है शहरों की तरफ पलायन के लिए रहते हैं। लगभग 6 महीने कहा जाए तो वहाँ के गांव के लोग, खासकर युवा वर्ग जो है और कई परिवार भी है, वो पलायन पे रहते हैं। शुरुआत से ही हमारा फोकस रहा है कि समुदाय आधारित व्यवस्था को मजबूत किया जाए, क्योंकि कोई भी संस्था है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, लगातार किसी क्षेत्र पे काम नहीं कर सकते हैं। तो एक चीनी का कहावत है कि किसी को रोज़ रोज़ मछली खिलाने से अच्छा है कि उसको मछली पकड़ना सिखा दो। तो हमने पहले वहाँ की समस्याएं देखी, समझी, क्योंकि जैसा हमारा मोड था कि हमने शुरुआत में कुपोषण को फोकस किया कि कुपोषण को लेके काम करना है, शिक्षा को लेके काम करना है। पर जब हमने फील्ड में काम शुरू किया तो उनकी पहली समस्या तो थी पानी। कोई बात शुरू करते हैं तो वो तो सबसे पहले आप देखते हैं कि हमने 25 गाँव में फेस किया कि सबसे पहला सवाल था पानी का। ऐसा नहीं था कि वहाँ कई सरकारें हैं, इसके पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, फिर पिछले 15-20 सालों से बीजेपी गवर्नमेंट है, तो सरकारों ने वहाँ काम नहीं किया। जब कुमरे सर कलेक्टर थे तो कई बार वो गांव में जाके रुके भी और एक गांव में 60 बोरिंग भी हुई। पर सवाल यही उठता है कि हमारी मंशा क्या है और उसके पीछे हमने समुदाय को कितना इंक्लूड किया है। एक बात है जो मैं कहूँगा कि सदियों से नदियाँ गवाह हैं, पहाड़ कभी प्यासा नहीं रहा है। ये जो उमरिया है, ये उमरार नदी के किनारे बसा हुआ है। उमरार नदी भी उन्हीं पहाड़ों से निकल करके आती है और मछलार नदी जो है काफ़ी गांव से होकर के उमरिया ज़िले के कई गांवों को जो सिंचित बनाती है, पेयजल की व्यवस्था करती है। तो ये नदियों का उद्गम स्थल रहा है आकाशकोट। तो समस्या पानी की नहीं रही है, पानी के प्रबंधन की रही है। पहली बरसात होते ही जहाँ पहाड़ों में पानी हो जाता है, गर्मी आते आते वहाँ के गाँव एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। पोखरों में, छोटे छोटे गड्ढों में, झीझियों में पानी खोजते हैं। तो पानी का प्रबंधन न करके जो भी सरकारें आई, उन्होंने लगातार ड्रिल करने की कोशिश की कि हम बोरिंग कर देते हैं, ड्रिल कर देते हैं, ज़मीन से ही पानी निकाल रहे हैं। जबकि वो तो पहाड़ है, वहाँ इतना पानी कहाँ आप ज़मीन में मिलेगा। बिल्कुल सही। तो समुदाय के साथ जब कई बार यात्राएं निकली, गांव में साथियों का रुकना हुआ, उनके साथ संवाद हुआ, तो ये चीज़ समझ बनी कि सभ्यताएँ हैं, बस्तियाँ बसी हैं, तो वो कहीं ना कहीं पानी के किनारे स्रोत रहे होंगे, इसलिए बस्तियों का और समुदाय का वहाँ ठहराव हुआ। पुराने जो स्रोत थे जिन पे वो समुदाय निर्भर रहता था, पुरानी झिरियाँ थी जो भट चुकी थी, तो उनके जीर्णोद्धार पे बात उठी। समुदाय ने बोला कि इस पे काम हो तो काम बन सकता है। गर्मियाँ आते आते समुदाय भी भागीदार होता था हमारे कामों में। जो भी संस्थाओं की तरफ से कुछ मदद मिल पाती थी, कई लोगों से हम लोगों ने कई मदद भी ली और इस तरीके से समुदाय आधारित प्रबंधन पे काम करके कई छोटी छोटी जो झिरियाँ थी उनका जीर्णोद्धार किया गया। जो पुराने कुएँ थे उनको टिकाऊ बनाया गया। और आज आप देखेंगे कि लगभग 50% वहाँ के जो पेयजल संकट था वो दूर हुआ है। मतलब पार्टिसिपेटरी सोशल वर्क से ये बिल्कुल तो हुई है।
कि उनकी भागीदारी से चीज़ें उन्हीं बनी के हैं। स्रोतों को आप लोगों ने जीवित किया। और हुआ ये है कि ऐसा नहीं है कि लोग कई बार सरकारों के पास नहीं आए हैं, अपने जनप्रतिनिधियों के पास नहीं आए हैं, कलेक्टर के पास आए हैं। कई बार कई यात्राएं हुई, गांव से 500-500 के समुदाय में लोग इकट्ठा होकर के आए हैं, अपनी मांगें रखी हैं। लेकिन होता ये है कि सरकार की अपनी गाइडलाइन है, अपनी मंशा है। जब भी बात हुई है तो यहाँ से पानी की आवाज़ उठी है तो यहाँ से बड़ी बड़ी मशीनरी गई हैं। 25 गांव है तो बोले हमने 25 बोर कर दिया, 50 बोर कर दिया, लेकिन उनमें पानी कितना निकल रहा है, उनमें कितने चल रहे हैं, तो इसका आंकड़ा 0 है। मतलब आप यकीन करिए कि 25 बोर आप करते हैं और उनमें से सिंगल ऐसा बोर नहीं है जिसमें पानी निकल रहा हो। फिर भी अगली बार जब पानी की समस्या आती है तो आप जाके फिर वही बोरिंग करके आ जाते हैं। नल जल योजनाएं हैं, गांव-गांव में पाइपलाइन बिछ रही है, लेकिन पानी कहाँ से आएगा, इस पे काम नहीं हो रहा है। तो कई बार इस सरकार की, प्रशासन की इंटेंशन पे, मंशा पे भी सवाल उठता है कि आप अगर काम करना चाहोगे तो रिजल्ट मिलता है, समुदाय भी साथ आता है और उसके अच्छे रिजल्ट आज देखने को मिल रहे हैं। तो जहाँ पानी की समस्या है, अभी भी सरकार के साथ जब बातचीत हुई, काफ़ी कुछ हमारे भी कुछ साथी थे जो बाहर से आए, उन्होंने यहाँ का निरीक्षण किया और देखा चीज़ें। तो कई ऐसी साइडें आई हैं जहाँ पे अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो 25 गांव के लिए पेयजल के साथ साथ सिंचाई के लिए भी भरपूर पानी उपलब्ध हो सकता है। लेकिन सरकार अभी भी क्या कर रही है कि अभी 150 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। ये उमरान नदी पे जो उमरान डैम बना हुआ है, वहाँ से पानी लिफ्ट करके उन पहाड़ों पे चढ़ाया जाएगा। वो जो डैम जो उमरिया को पानी पूरी तरीके से नहीं पूरा कर पा रहा है, जरूरतें पूरा नहीं कर पा रहा है, उससे जो नहर निकली है वो अधिकांश टाइम में सूखी रहती है, किसानों को उसका पानी नहीं मिल पा रहा है। ऑलरेडी एक जगह पानी है नहीं और दूसरी जगह पहुंचाने की बात हो रही है। तो सिर्फ होता यही है कि कहीं ना कहीं बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की आप मांग करेंगे तो सरकार उसके लिए जल्दी से तैयार हो जाती है। बड़ा पैसा है, उसको खर्च हो जाना है जी, बहुत सारा बंदरबांट हो जाना है, बहुत सारा बंदरबांट हो जाना है सीधे। लेकिन ये छोटे छोटे जो काम है कि चाहे वृक्ष संस्थाओं की तरफ से जो वृक्षारोपण किए जा रहे हैं, छोटे छोटे किसानों को सपोर्ट किया जा रहा है, महिलाओं के साथ काम किया जा रहा है, शिक्षा पे काम किया जा रहा है, तो उन सब के जो दूरगामी परिणाम है, सुलभ परिणाम है, उन पे फोकस नहीं होता है। तो कई बार ये रहता है कि आपको समुदाय के साथ मिल करके इंटीग्रेटेड मॉडल पे काम करने की जरूरत होती है कि आप छोटे छोटे प्रयास भी करते हैं तो उसके दूरगामी परिणाम होंगे, अच्छे परिणाम होंगे। और समुदाय जब भागीदार बनता है तो उसकी ऑनरशिप लेता है कि जो चीज़ मेरी है मैं उसको ठीक रखूँगा। हम जंगलों की बात करते हैं, जब से जंगल सरकार के हुआ कि जंगल सरकारी है तो उसको न समुदाय बचा रहा है न वन विभाग बचा पा रहा है। बिल्कुल, जब से सरकारी चीज़ें हैं, जो सरकारी स्कूल है, जब से सरकारी का ये हुआ कि नहीं सरकारी है तो लोगों का भी ध्यान नहीं रहा। तो उस समुदाय की अगर ऑनरशिप नहीं आएगी किसी भी चीज़ में तो समुदाय उसमें भागीदार नहीं बनेगा, उसकी मॉनिटरिंग नहीं करेगा, उसकी रक्षा नहीं करेगा, सुरक्षा नहीं करेगा। तो समुदाय को साथ लेना वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो आकाश कोटि का इलाका था, इसमें आप कह भी रहे हैं, तो इसमें मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या नरेगा ने भी यहाँ पे कुछ सहायता नहीं करी? कि नरेगा की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कंटूर ट्रेंच है और ये छोटे छोटे वृक्षारोपण है, नाटेप बनाते हैं, जो है स्टाफ डैम्स बनाते हैं, तो उससे जल स्रोत बढ़ते हैं। वहाँ की क्या स्थिति थी? देखिए, ऐसा नहीं कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं आकाशकोट में पानी को लेकर के कि मुझे नहीं लगता कि ज़िले में कहीं और ऐसे बने होंगे। मतलब आप एक चेक डैम बना हुआ है, उसके नीचे दूसरा बना दिया है, पानी पहले में भी नहीं रुक रहा, पानी दूसरे में भी नहीं रुक रहा। समस्या ये आती है कि मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक बिरहोलिया गाँव है, वहाँ का एक कुजहा तालाब है, वो पिछले 30 सालों से सूखा पड़ा हुआ था। लाखों रुपए खर्च करके वो तालाब बना हुआ था, कई किसानों की उसमें ज़मीन भी गई थी और वो 5 से 6 एकड़ का तालाब 30 सालों से सूखा पड़ा हुआ था। हमने जब उसकी समस्या देखी तो देखा कि उसमें पहली बात पानी की आवक नहीं है कि पानी इसमें आएगा कहाँ से तालाब से, जबकि उसके बगल से एक जिंदा नाला जा रहा है। दूसरी बात, पानी का उसमें सीपेज है, जो थोड़ी बहुत पानी इकट्ठा भी होता है वो रिस्क करके चला जाता है। अब प्रशासन के पास, पंचायतों के पास उन तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए पैसा नहीं है, उसके गहरीकरण के लिए पैसा नहीं है, उस रिसाव को रोकने के लिए पैसा नहीं है। हाँ, नया तालाब कहोगे तो आप फिर कहीं पर बना देंगे, और हुआ भी यही कि जब मांग हुई तो नया तालाब बन गया। लेकिन उनमें वो जो समस्या है, जो चूँकि वो पूरा इलाका पथरीला है तो उसमें एक अलग ढंग से काम करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने नहीं किया। संस्था से कुछ मदद मिला, फिर कई सारी जो मशीनरियाँ वहाँ काम कर रही हैं, कुछ कई क्रेशर जो काम कर रहे हैं उन लोगों ने मदद किया। फिर बाद में प्रशासन ने भी उसमें कुछ सहयोग किया, कुछ जन सहयोग आया। तो आप देखिए कि आज वो तालाब जो 30 सालों से सूखा पड़ा हुआ था, आज वहाँ मछली पालन हो रहा है उस तालाब में। हमने उस तालाब में पानी की आवक बनाई, जो जिंदा नाला था उसकी मेड़, तालाब की मेड़ काट करके पानी अंदर किया, फिर जो सीपेज था उसका ट्रीटमेंट किया और आज उस तालाब में मछली पालन हो रहा है।
जहाँ आपको 15 लाख रुपए खर्च करने थे, आज 4 लाख रुपए लगा करके उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने सही कर दिया। तो सवाल आपकी मंशा पे हो जाता है कि आप हम ऐसे काम क्यों नहीं कर सकते। तो अगर हमको पानी की व्यवस्था करनी है तो हम ऐसे काम बिल्कुल करेंगे। ख्वाजाकुंड गांव में आप देखेंगे कि तालाब के बीच में ही एक झिरिया थी जिसको तोड़ करके कुआं का रूप दिया गया, कुआं बनाया गया, और आज उसमें गर्मियों तक में पानी की व्यवस्था हो पा रही है पीने की कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से जब काम किए जाते हैं तो उसके रिजल्ट रहते हैं और सार्थक परिणाम आते हैं, हुआ भी है। जैसे हम लोग इस बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, हमारी जो बिहान संवाद है, हमारी जो टीम है, और उसके साथ साथ हमारे पास और 2-3 चैनल हैं, अप टू डेट है और टॉप टिप्स हैं, तो इनके साथी भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। हम देखने निकले हैं सुराज, मतलब हम यहाँ पे देखने निकले हैं गुड गवर्नेंस। आप क्या मानते हैं कि गुड गवर्नेंस किस तरीके से यहाँ इम्प्लीमेंटेड है, और खासकर ट्राइबल इलाका है जिसकी बातें बहुत होती हैं, बहुत शोर होता है, बहुत प्रचार होता है, उसकी हकीकत यहाँ क्या है? क्योंकि जब तक, मेरा जो मानना है कि जब तक समुदाय अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता है, जब तक उनकी भागीदारी नहीं सुनिश्चित होगी, तब तक आप उनके लिए कितना भी कर देंगे, वो जो वास्तविक रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता है। सरकारें करती हैं, आपको बिल्डिंगें दे सकती हैं, अस्पताल दे सकती हैं, लेकिन इलाज नहीं दे सकती हैं। आपको स्कूल मिलेगा, बिल्डिंगें मिलेंगी, लेकिन उसमें शिक्षा नहीं मिलेगी। इसी तरीके से आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, आपको अनाज मिल जाएगा, पर आपको एग्रीकल्चर नहीं मिलेगा, मतलब आप सिंचाई नहीं मिलेगी। तो सिर्फ ये बात है कि सरकारें कहीं ना कहीं, और अब ये चीज़ें समुदाय से निकल के आ रही हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में हम पीछे जा रहे हैं, हेल्थ में हम पीछे जा रहे हैं, लेकिन बजट भरपूर आ रहा है, खर्च हो रहा है। मतलब उमरिया जैसे छोटे ज़िले में अभी शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग बन रही है, लेकिन लगातार अब देखा जा रहा है कि यहाँ 40 डॉक्टर होने चाहिए और 4 डॉक्टर हैं। यही हाल स्कूलों का है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, बच्चे आ रहे हैं, लेकिन स्कूल खाली होते जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में बढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, तो उनके पास सब चीज़ें वो शिक्षा दे पा रहे हैं, ये मानना हो गया। तो कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था हो गई है कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये कहें, मतलब पूंजीवाद की तरफ जा, तो पूंजीवाद पूरा बढ़ रहा है। आप उनको 100 दे रहे हैं और उनके सामने 200 का खर्चा ला के खड़ा कर दे रहे हैं, इसमें से आप 100 यहाँ से मिल रहा है। और समुदाय भी अब इस चीज़ को कहीं ना कहीं समझ रहा है, जो बार बार मांग उठती है कि हमको अब ये फ्री की स्कीमें नहीं चाहिए, आप हमको ज़मीन दीजिए, हम उसमें पैदावार कर लेंगे, आप हमको पानी दीजिए, हम अच्छी खेती कर लेंगे। आप मत दीजिए स्कूल की बिल्डिंगें बड़ी बड़ी, लेकिन शिक्षा अच्छी दीजिए, स्कूल का स्टाफ हो। ये सारी चीज़ें अब समुदाय से निकल करके आती हैं। आत्मनिर्भरता की बात आती है तो एक छोटा सा इनपुट होता है कि अगर आप किसान को बीज भी दे देते हैं, बीज की भी मदद कर देते हैं, तो वो खेती कर ले जाता है। क्योंकि कई बार ऐसी कंडीशनें आती हैं कि साल भर वो बीज नहीं बचा के रख पाता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं, उमरिया जो है एक उत्पाद, एक ज़िला में महुआ, यहाँ का महुआ इस साल विदेशों में भी भेजा गया है। और जो कृषि विभाग के और कृषि विज्ञान केंद्र के जो आंकड़े आ रहे हैं कि लगभग 300 करोड़ का महुआ प्रोडक्शन उमरिया ज़िले में होता है। मतलब ये चीज़ें अपने आप में अचंभित करने वाली, विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा होने लगता है। लेकिन जब आंकड़े निकल करके आते हैं और जिस तरीके से रिसर्च निकल के आती है कि इतना भारी प्रोडक्शन है, लेकिन वो सारा चीज़ें कहाँ जा रही हैं, कौन व्यापारी खरीद रहा है, उसका क्या हो रहा है, वो कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। तो फोकस हो करके उस तरीके से काम नहीं है जिस पे हम बात करें कि यहाँ किस तरीके से रोज़गार बढ़ाया जा सकता है। दूसरी, इस ज़िले के साथ एक माइनस पॉइंट ये भी रहा है कि यहाँ का जो है 75% जो लैंड है वो फॉरेस्ट में जाता है। बांधवगढ़ समीप ही बांधवगढ़ टाइगर नेशनल पार्क है। तो होता ये है कि नेशनल पार्क से उससे किसकी आमदनी होनी है? वहाँ बड़े बड़े रिसोर्ट बने हुए हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों का पैसा लगा हुआ है। तो नॉमिनल वहाँ के जो कर्मचारी है उन्हीं को कुछ फ़ायदा मिल पाता है, लेकिन बाकी सारी ज़मीनें किस में जाती हैं? फॉरेस्ट में जाती हैं। उमरिया की खुद ही बात करेंगे तो यहाँ आए दिन विभागीय, जो सरकारी विभागीय बिल्डिंगें हैं उनके बनने में रोड़ा अटका रहता है। पास में ही उमरिया के शहर के अंदर ही पूरा वन विकास निगम का जो डिपो बना हुआ है उसमें क्या हो रहा है कि पूरी लकड़ी आके यहाँ पड़ी हुई है, यहाँ तो वो विकास रुका हुआ है। दूसरी कोई इंडस्ट्री यहाँ लग नहीं पा रही है। तो फिर यहाँ का यूथ कहाँ जाता है? पलायन में। तो आप देखेंगे कि सारा यूथ शहरों की तरफ भागता है, और जो शहरों में भी जब उस तरीके का लेबर पेमेंट नहीं मिल पाता है तो वो फिर बाहर की तरफ पलायन करता है। मतलब वहाँ भी सूरज मतलब दिखता नहीं है जी। तो खैर ये बात तो और है। अभी चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा आम निर्वाचन 2023 शुरू हो चुका है, 17 तारीख को वोटिंग होनी है। हमारी यात्रा का, हमारा जो स्लोगन है वो स्वराज यात्रा तो यात्रा का नाम हो गया, लेकिन जो हमने स्लोगन रखा है वो स्वच्छ मतदान स्वस्थ लोकतंत्र रखा है। तो इसलिए हम आप चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों से भी अपील करें और मतदाताओं से भी अपील करें
कि इस बार का जो चुनाव हो, और सभी पार्टियों से भी अपील करें कि इस बार का चुनाव जो हो वो स्वच्छ मतदान हो और सुरक्षित लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र हम बना सकें। बिल्कुल, मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि जाति को देख करके, धर्म को देख करके, पार्टी को देख करके वोटिंग ना करें। ऐसे शख्स को अपने बीच में लाएं जो जनता के बीच में जाता हो, आपकी समस्याओं को सुने, आपको समझे, आपकी ज़रूरतों को समझे और आपके हिसाब से योजनाएं बनाएं। मैं थोड़ी सी एक चीज़ और पॉइंट करना चाहूँगा, जो मनरेगा वाली बात आई थी कि जब पहाड़ी परिस्थितियों के हिसाब से आपको डिसीजन तय करने पड़ते हैं और चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। जहाँ एक आम मजदूर 200 रुपये का, 300 रुपये का लेबर का काम करेगा, बाकी क्षेत्रों में अगर वो आकाशकोट की बात करें तो पथरीला इलाका है, वहाँ जब वो जितना काम उतना दाम के हिसाब से जब उनका वैल्यूएशन होता है मनरेगा में, तो होता ये है कि उसको 50 रुपये 60 रुपये की मजदूरी बन रही है, क्योंकि पत्थर फोड़ना है उसको और काम तो ज़्यादा हार्ड वर्क है और काम उसको मनरेगा के तहत पेमेंट होना है। तो सिचुएशन के हिसाब से कई बार फैसले लेने पड़ते हैं। कई बार कामों के लिए भी ये है कि जब पात्रता आ जाती है कि कुआं यहीं खोदना है, काम यहीं होना है, तो कुआं किसान को देख करके, ज़मीन को देख करके काम नहीं होना चाहिए। जहाँ पानी है वहाँ कुआं को दे। और कई सारी टेक्नोलॉजियाँ हैं और समुदाय को लेकर के ही काम हो, तो और जनप्रतिनिधि भी ऐसे हों जो लोगों के बीच में आएँ, लोगों को समझें और क्षेत्र को देख करके, जात धर्म को देख करके वोटिंग ना हो, चुनाव निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो, प्रशासन भी अपनी अच्छी भूमिका अदा करे। कई बार सवाल उठते रहते हैं, तो निष्पक्ष चुनाव हो और लोगों के बीच में ऐसा निर्वाचित होकर के नेता आए जो उनकी इन चीज़ों को समझते हुए उनके साथ खड़ा हो, उनकी समस्याओं को दूर करे। जी, तो बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे बीरेन जी, जो सिविल सोसाइटी मेंबर हैं, सोशल वर्कर हैं और काम कर रहे हैं लोगों के बीच में। इन्होंने बहुत सारी समस्याएं आप लोगों से बताई। हमारी टीम की तरफ से हम आप सभी से एक बार फिर अपील करते हैं कि आप स्वच्छ मतदान कराएं और इस बार किसी भी तरीके का लेन देन, किसी भी तरीके का प्रलोभन, उसको बिल्कुल अस्वीकार कर दें और अपने बीच में सबको मोटिवेट करें कि वो सब चुनाव करें, तो स्वच्छ मतदान हो पाए और हमारा लोकतंत्र भी स्वस्थ हो पाए। सहयोगी शिवम और शिवम पांडे के साथ रविशंकर, बिहार से।